हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ कवर करेंगे जिसका नाम है एड्स। ये एक सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हम सबको पता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है, तो हमको इसको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। हमने ये पहले, ऐसा तो है नहीं कि हमने पहले पढ़ा नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम 11th-12th में थे तब पढ़ा था हमने कि एड्स क्या है और HIV क्या है, ठीक है। तो एड्स क्या है? इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड। पहली बात तो ये इनीट इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, या फिर मोस्टली अपन बोलें तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड है। और इसके बाद क्या है, इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है वो उसमें डिफिशियंसी होने लगती है। यानी कि हमारे जो सेल्स होते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, ये सारे जो होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी, तो उनमें डिफिशियंसी होने लगती है, यानी उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। और ये एक सिंड्रोम है, यानी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीज, ठीक है। तो हमने इस वाले पूरे एब्रिविएशन को डिकोड कर लिया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब क्या लिखा है, ये कौन कॉज करता है? HIV वायरस कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV वायरस कॉजेस एड्स, ठीक है। तो पहले HIV का इन्फेक्शन होगा हमको, और उसके बाद उसका एक लेटेंट पीरियड रहता है, फिर एक एक्यूट पीरियड, फिर क्रोनिक पीरियड। उन सब पीरियड्स को निकलने के बाद फिर वो एड्स का फॉर्म लेता है, यानी कि फिर हमें बहुत सारी डिसीजेज, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लगता है, बहुत सारी डिसीज होने लगती है विच अल्टीमेटली कॉज एड्स, ठीक है। तो अभी ऐसा कंफर्म, मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी को HIV इन्फेक्शन है तो उसको अभी एड्स है ही, ऐसा नहीं बोलते हैं। मतलब ऐसा रहता है कि अगर उसको बाकी सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस दिखने लगे हैं और बहुत ग्रुप ऑफ डिसीजेज हो रही हैं, तो ही हम उसको बोलते हैं कि एड्स है। बाकी उसके प्रीवियस स्टेजेस में उसको HIV इन्फेक्शन ही बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, इट इज़ सीवियर इम्यूनो सप्रेशन। हमारा इसमें क्या होता है, जो हेल्पर टी सेल्स मेनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर इम्यूनिटी, तो ये इनका सीवियर तरीके से डिस्ट्रक्शन और इम्यूनो सप्रेशन होने लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स, ये सेल्स जो हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, दीज ऑल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। तो जब यही डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, जब इनका ही डैमेज होने लगता है, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो जो ऐसे ऐसे इन्फेक्शन होने लगते हैं जो बेसिकली नॉर्मल केसेस में नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मल पैरासाइट, नॉर्मल फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग रहती है तो हमारी बॉडी उससे आराम से फाइट कर सकती है। पर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में क्या है कि अगर नॉर्मल बॉडी नहीं रहती है, यानी कि हमारा इम्यूनो सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये सारे इन्फेक्शन सबको कॉज होने लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तो है, इसके बाद है सेकेंडरी नियोप्लाज्म रहता है और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। तो 3 आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सेकेंडरी नियोप्लाज्म एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। नाउ वी कम टू द इंडेक्स, ये सारा हम पढ़ेंगे अभी। तो एपिडेमोलॉजी देख लेते हैं। एपिडेमोलॉजी क्या है कि इट इज़ अ ग्लोबल पैंडमिक, ठीक है। इस 36.9 मिलियन पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड बाय HIV ग्लोबली, और 2018 अप्रॉक्सीमेटली 43% वुमेन थी। इतनी 2017 में डेथ्स हो चुकी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2.4 मिलियन इंडियंस अभी भी हैं जो लिविंग, दोज आर लिविंग विद HIV इन्फेक्शन, ठीक है। ये इसका एक फ्लो चार्ट है, देखेंगे। एटायोलॉजी देख लेते हैं। एड्स इज कॉज बाय HIV, हमको पता है। इट इज़ अ नॉन ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन रेट्रोवायरस। पहली बात तो क्या है, रेट्रोवायरस मीन्स क्या होता है, इसकी फैमिली है लेंटिवायरस, ठीक है। रेट्रोवायरस है, सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि HIV का वायरस कौन सा है, तो इट इज़ अ रेट्रोवायरस, और इसकी फैमिली लेंटिवायरस है, ठीक है। तो रेट्रोवायरस मीन्स इट हैज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और सबसे पहली बात तो ये एक RNA जीनोम है। तो ये जो वायरस है ये RNA जीनोम होता है, और इसके पास जेनेटिक मटेरियल RNA है, और इट यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो उसके पास प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो DNA में कन्वर्ट हो जाता है और फिर होस्ट के DNA से जाके इंटीग्रेट करने लगता है, ठीक है। तो इट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट्रोवायरस दैट इट हैज़ RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड इट यूजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ सेल DNA। हमने ये वाली पढ़ी भी है ना पहले जब 11th-12th में थे तब हमने पढ़ा था
कि आरएनए से डीएनए बनना तो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, नहीं, तो इसमें क्या करता है, ये आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो रहता है वो उल्टा करता है, ठीक है। तो यही हमको याद रखना है। अब रेट्रोवायरसेस आर आरएनए वायरसेस हैविंग एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये पता है हमको, विच प्रिपेयर अ डीएनए, वो क्या करता है, एक कॉपी बनाता है डीएनए की और फिर आरएनए जीनोम से डीएनए बनाता है और होस्ट के सेल के साथ जाके मिल जाता है, ठीक है। HIV अकर्स इन 2 जेनेटिकली डिफरेंट बट रिलेटेड मेन फॉर्म्स, HIV-1 और HIV-2। तो HIV-1 जो है बेसिकली अमेरिका अफ्रीका साइड मिलते हैं और HIV-2 जो है वो हमारे यहाँ मिलता है, पर HIV-1 को ही हम बेसिकली बोलते हैं कि ये HIV-1 को ही हम ज़्यादा स्प्रेड वाला मानते हैं। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक तो शेप ये जो है ये स्फेरिकल, इसी से हमको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट है और किस वजह से इसके लाइफ साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमें उसके स्ट्रक्चर से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो शेप क्या है, स्फेरिकल है, साइज 90 से लेकर 120 नैनोमीटर डायमीटर में है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस कोन शेप्ड कोर सराउंडेड बाय न्यूक्लियोकैप्सिड सेल विच इज कवर्ड बाय लिपोप्रोटीन एनवेलप, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वायरल कोर होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, लिपिड एनवेलप होता है। अब वायरल कोर में क्या क्या होता है, देखो ये आपको याद रखना है कि मेजर कैप्सिड प्रोटीन P24 होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं HIV इन्फेक्शन जब डायग्नोसिस करते हैं तो हम P24 को ही देखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन वायरल कोर एंड लिपिड एनवेलप। लिपिड एनवेलप क्या होता है, इसमें लिपिड की बाइलेयर होती है, इसमें लिपिड की लेयर होती है जिसमें कि 2 वायरल ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, GP120 एंड GP41। तो यही जो है इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से एक सेल टू सेल इंटरेक्शन हो पाता है बिटवीन द CD4 सेल्स एंड दिस वायरस। तो इस ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होता है जो उसके स्ट्रक्चर में चेंज करके और फिर इट अलाउज द genome of this virus to enter into the cell of the host. Okay, so these glycoproteins are essential for HIV infection of cells. अब लुक एट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आप इसको देखेंगे ध्यान से। तो देखो सबसे पहले तो ये कि लिपिड की ये लिपिड की लेयर है, बाइलेयर है, ठीक है, जो पिंक कलर से हमको दिख रही है। इसके बाद अब ये आप देख लीजिए, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं GP120 एंड GP41, ठीक है। इसके पास बेसिकली जो ये बाकी मेजर कैप्सिड प्रोटीन है जो 24 कैप्सिड प्रोटीन P24, इसको याद रखना है। जब हम डायग्नोसिस करते हैं तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी इसी का हम डिटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इसका जो न्यूक्लियस है, इसमें आप देखो RNA है, 2 RNA स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। सिंगल RNA मतलब स्ट्रैंड जो है वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है पर 2 है। इसके बाद हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और एक इंटीग्रेज एंजाइम है, ठीक है। तो प्रोटीएज इज फॉर मेकिंग द प्रोटीन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फॉर मेकिंग द RNA इनटू DNA एंड इंटीग्रेज फॉर इंटीग्रेटिंग द फॉर्म्ड DNA टू द होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल DNA। तो ये जो 3 एंजाइम है इसको आपको याद रखना है, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज, ठीक है। और 2 ग्लाइकोप्रोटीन GP120 एंड GP41 और मेजर कैप्सिड प्रोटीन P24, ये इतना आपको याद रखना है। एग्जाम में आप स्ट्रक्चर बना के आएंगे। अब देख लेते हैं रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमको पता है कि कुछ ही रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है। एक क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, पैरेंटल ट्रांसमिशन, पेरीनेटल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये स्प्रेड करता है। तो इसमें हमको जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हम बहुत ही डिटेल हिस्ट्री लेते हैं ये वाली, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसमें अच्छे से ध्यान से लेनी है हिस्ट्री, अगर इफ़ एनी पेशेंट कम्स टू यू देन। इसके बाद आ जाता है पैरेंटल, यानी कि पार मतलब होता है बियॉन्ड और बिसाइड्स या कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसके अलावा एंट्रल यानी इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइनल रूट के अलावा जितने भी रूट होते हैं, यानी कि हम ओरल नहीं लेते हैं इसमें, या फिर एनिमेटस भी नहीं लेते हैं, बाकी जितने भी, जैसे कि आप इंजेक्शन से ले रहे हो या इंट्रावेस्कुलर ले रहे हो, इंट्रावेनस ले रहे हो, ठीक है। तो जितने भी अगर पैरेंटल ट्रांसमिशन होते हैं तो बेसिकली हम देखते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे की सिरिंज को यूज़ करता है ना। या फिर कभी हम ऐसा उसमें न्यूज़ में सुनने में भी आता है कि किसी ने यूज्ड निडल को ही यूज़ कर लिया, और कभी कभी ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट में भी सामने वाले की लापरवाही की वजह से ऐसा हो जाता है। तो दीज ऑल आर दी
पारेंटल ट्रांसमिशन, ठीक है, जिसमें कि सिरिंज वाला मेन रहता है। तो ड्रग एडिक्ट्स और जो भी हीमोफीलिया जिसको बार बार, और एक ये भी रहता है कि जिसको बार बार अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है तो कभी कभी अच्छे से मैच नहीं हो पाता है या लेटेंट पीरियड में रहता है, या फिर HIV इन्फेक्शन का हम लोग HIV इन्फेक्शन की टेस्ट नहीं करवाते हैं, वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले रहते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक तो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर रहता है, ये वाला है। हीमोफीलिया जिनको भी हीमोफीलिया रहता है, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है, इट इज़ अ डिसीज जिसमें कि ब्लड जो ब्लीडिंग रहती है वो रुकती नहीं है, ठीक है, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती जाती है। और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स, अगर हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ब्लड का, इवन ब्लड कंपोनेंट्स का भी, तो भी इससे ये ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट कम टू द पेरीनेटल ट्रांसमिशन, इसमें मदर टू इन्फेंट ट्रांसमिशन होता है। इसी को हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। इट इज़ मतलब बच्चों में तो बेसिकली यही रहता है। अगर देखो कुछ हैं, अगर ट्रांस प्लासेंटल स्प्रेड से भी हो सकता है, ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी भी हो सकता है अगर बर्थ कैनाल इन्फेक्टेड है, और आफ्टर बर्थ बाय इंजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, या फिर अगर ब्रेस्ट मिल्क इंजेक्शन कर रहा है तो भी इससे स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो हमको 3 याद रखना है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, पैरेंटल ट्रांसमिशन एंड पेरीनेटल ट्रांसमिशन। तो इन तीनों को आप अच्छे से एक्सप्लेन फिर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट अगर रहता है, या फिर मदर से बेबी में और या फिर शेयरिंग इंजेक्टिंग इक्विपमेंट से, कंटेमिनेटेड ब्लड से, तो दीज ऑल आर दी ट्रांसमिशन मोड। ओके, पेरीनेटल में प्रेगनेंसी, लेबर एंड डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग से, ठीक है। नाउ वी कम टू द पैथोलॉजी ऑफ एड्स। तो देखो उसके पहले पैथोलॉजी बताऊं, उसके पहले आप लोगों को पैथोजेनेसिस पढ़नी चाहिए, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल पढ़नी चाहिए। तो लाइफ साइकिल थोड़ी बड़ी है, पर इसको मैं आपको छोटे फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पैथोजेनेसिस में क्या है कि जब वायरस एंटर करता है ब्लड में, ठीक है, तो मेजर टारगेट क्या होता है उसके, इम्यून सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये 2 चीज़ हमको याद रखनी है। इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं। लाइफ साइकिल में क्या होगा, सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा, देन इंटीग्रेट करेगा अपने होस्ट सेल के जीनोम से, और फिर वायरस रिप्लिकेशन जो होता है, वायरल रिप्लिकेशन, उसको एक्टिवेट करेगा, और फिर जितने भी इन्फेक्टेड वायरस है वो ब्लड में रिलीज होने लगते हैं, और उसके बाद फिर रिलीज होकर फिर वो सारे के सारे और ज़्यादा रेप्लिकेशन करते जाते हैं और सारे CD4+ T सेल्स को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। बस यही होता जाता है इसमें, ठीक है। तो एक वायरीमिया यहाँ पे कॉज हो जाती है, यानी कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वायरस इनटू द पूरी की पूरी बॉडी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं आपको बेसिक समझाऊं, सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारा वायरस था उसके पास, हमें पता है कि एक GP120 करके एक ग्लाइकोप्रोटीन है और GP41 करके है, ठीक है, और मेम्ब्रेन में भी रहता है। इसी को अपन क्या, ये जो रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, और इसी को हम कीमोकाइन रिसेप्टर कौन से होते हैं, CD4 पर, जो कि T सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो T सेल्स हेल्पर T सेल्स में जो CD4 प्रेजेंट होते हैं, दीज वर्क एज अ कीमोकाइन रिसेप्टर्स, और इसी कीमोकाइन रिसेप्टर को GP120 रिकॉग्नाइज कर लेता है या GP41 रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि GP120 है वो जाके बाइंड करेगा CD4 से, और इसके बाद फिर देयर विल बी कन्फर्मेशन चेंज इन द GP120, जिसकी वजह से कीमोकाइन रिसेप्टर से अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है, और फिर सेल मेम्ब्रेन GP41 की वजह से सेल मेम्ब्रेन पे पेनिट्रेशन हो जाता है, और इसका जो वायरल जीनोम रहता है वो अंदर चला जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये मैंने बहुत आपको शॉर्ट में बताया, अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं इसका इन्फेक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। 3 हमारी स्टेप्स है ना, इन्फेक्शन, 4 स्टेप्स हैं, इन्फेक्शन, इंटीग्रेशन, एक्टिवेशन एंड प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ इन्फेक्शियस वायरस। सबसे पहले हम इन्फेक्शन देख लेते हैं, इन्फेक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो इन्फेक्शन तब होगा ना जब जो वायरस है दैट इज एबल टू एंटर इनटू द होस्ट जीनोम, और फिर उसके बाद ही बाकी के स्टेप्स फॉलो होंगे। तो सबसे पहले हमको वायरस को होस्ट के जीनोम में एंटर करवाना है, तो यही इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो हमको पता है कि कुछ चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली है कि क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है वहाँ पे प्रेजेंट, किस नाम का है, GP120, और एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन ही है, दैट इज GP41। इट इज प्रेजेंट ऑन टू द वायरल स्ट्रक्चर जो वायरस है उसका, और हमारे पास क्या है, कीमोकाइन रिसेप्टर्स, दीज आर प्रेजेंट इन द
होस्ट सेल वॉल। ओके, तो कीमोकाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जिनको अपन CCR5 और CXCR4 बोलते हैं, ठीक है। और इतना समझ में आ गया। एंड CD4 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कि जिसकी वजह से द होस्ट इज एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये T सेल है। इतना समझ में आ गया। ये इतनी चीज़ें हैं। फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। GP120 जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन GP41 प्रेजेंट है। ये सब किस में है? वायरस में प्रेजेंट है, ठीक है, वायरस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? CD4 जो है दैट इज रिसेप्टर ऑन होस्ट वॉल, होस्ट मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। इसके बाद कीमोकाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इतना लिख लिया। एक और प्रेजेंट है कीमोकाइन रिसेप्टर्स, जिन्हीं को हम को रिसेप्टर बोलेंगे, जो कि कौन कौन से हैं? CCR5 एंड CXCR4, ठीक है। तो इतना आपको बस समझ में आ जाना चाहिए, इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कैसे इन्फेक्शन हो रहा है। देखो, सबसे पहले उसमें क्या लिखा है इसमें कि HIV हैज़ सिलेक्टिव एफिनिटी फॉर होस्ट सेल विद CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर। द सेल्स विद सच रिसेप्टर्स इंक्लूड CD4+ T cells and other CD4+ cells like monocytes, macrophages, dendritic cells. The HIV envelope contains 2 glycoproteins, हमने पढ़ लिया है। क्या है? GP120 that is non-covalently attached to the transmembrane protein GP41, ठीक है। तो GP41 जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उससे नॉन कोवेलेंटली अटैच है GP120, जो कि किस में है? वायरल की लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव GP120 ऑफ HIV बाइंडिंग टू CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सेल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ HIV इन्फेक्शन। मतलब HIV इन्फेक्शन में भी फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो GP120 है दैट इज बीइंग अटैच टू दी CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स जो कि होस्ट की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। बाइंडिंग अलोन इज नॉट इनफ फॉर इन्फेक्शन। तो हमको क्या है? हमको सिर्फ बाइंडिंग ही नहीं होती है और बाकी को रिसेप्टर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होने चाहिए, जिसकी वजह से दैट विल एक्टिवेट फर्दर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड दैट विल हेल्प इन मेकिंग द वायरस एंटर इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। तो कन्फर्मेशनल चेंज क्या होगा फिर? अब देखो, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट समझना है कि अब जैसे ही CD4 जो था उसमें बाइंड किया सेल, CD4 से बाइंड किया कौन? GP120, ठीक है। तो क्या हुआ? अब जो रिकॉग्निशन साइट थी GP120 की, क्योंकि वो तो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है तो उसके रिकॉग्निशन साइट पे जो साइट थी उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होने लगते हैं, ठीक है। और कन्फर्मेशनल चेंज किसके लिए हो रहे हैं? जो हमने को रिसेप्टर पढ़े थे CCR5 और CXCR4 के लिए। अब क्या हुआ? वहाँ पर GP120 बाइंडिंग टू कीमोकाइन रिसेप्टर। अब जो GP120 है, जो कीमोकाइन रिसेप्टर या फिर को रिसेप्टर हमने पढ़े हैं CCR5 और CXCR4, वहाँ पे रिकॉग्निशन साइट बन गई। अब यहाँ से जो HIV जो था वो बाइंड कर जाता है CCR5 और CXCR4 से, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, ये बाइंडिंग हो गई। अब ये बाइंडिंग थी दैट लीड्स टू दी कन्फर्मेशनल चेंज इन द GP41। तो अल्टीमेटली GP41 में कन्फर्मेशनल चेंज आने चाहिए, तभी जो वायरस का जीनोम है वो एंटर कर पाएगा होस्ट की सेल में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही CCR5 और CXCR4 से बाइंड हुआ तो इसमें इसने क्या किया? कन्फर्मेशनल चेंज कर दिया इन GP41। तो अब वहाँ से फिर कन्फर्मेशनल चेंज इन GP41 अलाउ HIV टू पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, ठीक है। और फिर सेल मेम्ब्रेन पे टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पे पेनिट्रेशन होने लगता है, जिसको अपन मेम्ब्रेन फ्यूजन बोलते हैं। एंट्री ऑफ वायरस जीनोम इनटू द साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है? इसके बाद जैसे ही फ्यूजन हुआ तो जो वायरस का जीनोम है वो एंटर कर जाता है इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक बार फिर से नॉर्मल तरीके से बता देती हूँ फ्लो चार्ट फॉर्म में। सबसे पहले क्या हुआ था? ये हमने बाकी चीज़ पढ़ ली थी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था कि GP120 था दैट इज अटैच टू दी CD4 जो रिसेप्टर है हमारा, ठीक है। इतना हो गया। अब ये रिसेप्टर से जो कि प्रेजेंट होता है T सेल, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट होता है, तो उसने रिकॉग्नाइज करके ग्लाइकोप्रोटीन GP120 ने CD4 के साथ अटैच हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? कन्फर्मेशनल चेंज हो गया, ठीक है।
कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, उसकी वजह से रिकॉग्निशन साइट जो थी एक न्यू रिकॉग्निशन साइट बनी, साइट फॉर्म्ड, ठीक है, किसके लिए बनी? फॉर CCR5 एंड CXCR4। जैसे ही ये हुआ रिकॉग्निशन साइट बनी, तो अब इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आया, दैट लीड्स टू द कन्फर्मेशनल चेंज इन द GP41, ठीक है। चेंज इन GP41। इसके बाद जितने भी GP41 कन्फर्मेशनल चेंज आया, तो और उसके बाद लास्ट में क्या हो गया? पेनिट्रेशन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी थी, हमको सिर्फ इतना याद रखना, GP120 CD4 से गया, फिर कीमोकाइन रिसेप्टर्स से बाइंड हुआ, क्योंकि उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ गए थे। फिर CCR5 और CXCR4 इन्होंने जब ये बाइंडिंग हुई, उसके बाद फिर उनमें कन्फर्मेशनल चेंज आया, दैट लीड टू द कन्फर्मेशनल चेंज इन दी GP41, और फिर इसकी वजह से पेनिट्रेशन हो गया, तो वायरल जीनोम इज एबल टू एंटर इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। बस इतना ही था इसमें, यह हमारा इन्फेक्शन फेज था। Now we come to the integration of proviral DNA into the genome of the host cell। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे हमारे जो एंजाइम प्रेजेंट हैं उनका रोल हो जाता है। जो वायरस के जो न्यूक्लियस में एंजाइम्स प्रेजेंट, मैंने 3 एंजाइम आपको बताए थे, कौन सा था? प्रोटीएज, इंटीग्रेस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये सारे एंजाइम थे, ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल नाउ फॉर द सेकेंड स्टेप, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोवायरल DNA इनटू द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल। अब क्या हुआ? जैसे ही इंटरनाइजेशन हो गया वायरस कोर में, द RNA genome of the virus undergo reverse transcription leading to the synthesis of double stranded complementary DNA, ठीक है। अब एपिसोमल फॉर्म बन जाता है। जो क्विसेंट टी सेल रहते हैं वो ऐसे लीनियर एपिसोमल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द इन्फेक्टेड सेल के, और फिर अगर क्विसेंट टी सेल है तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। और अगर डिवाइडिंग टी सेल है तो वो क्या करते हैं? HIV cDNA, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री DNA होता है। ये जो cDNA है, इट नाउ एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल, एंड बिकॉज ऑफ द एंजाइम इंटीग्रेट्स इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल, एंड फिर वहाँ पे अब क्या होता है? वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो होने लगता है स्टार्ट, ठीक है। अब नॉर्मल सेल तो है, वो तो यही प्रोसेस करती है, तो उस सेल की मैकेनिज्म को अपने साथ में ही वो मिमिक करता है, ठीक है, मतलब उसी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो नॉर्मल सेल के प्रोटीन बन रहा है हमारा, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है नॉर्मल सेल जैसा, तो इसका भी वही होने लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारे सेल्स आगे बढ़ने लगते हैं। समझ में आ गया? तो इसको मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या हुआ था इंटीग्रेशन में? क्या हो रहा है? ये तो अभी हमारा इन्फेक्शन था, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि जैसे ही वायरस एंटर किया, तो वहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से जो RNA था, दैट इज बीइंग चेंज इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है, इसमें चेंज हो गया। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA था, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेस प्रोटीन, इट गेट्स इंटीग्रेटेड विद द वायरल इंटीग्रेटेड विद होस्ट जीनोम, ठीक है। इतना काम इसने करना था। अब यहाँ से और ज़्यादा बनने लग जाते हैं। अब यहाँ से डबल स्टैंडर्ड, अब जैसी नॉर्मल जो होस्ट सेल है वो करती जाती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो इस ऑटोमेटिकली इसका भी जो सेल ये जीनोम था डबल स्टैंडर्ड DNA, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारे डबल स्टैंडर्ड DNA बन जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमारा सेकेंड था। Now we come to the viral
रेप्लिकेशन। अब क्या होगा आफ्टर द इंटीग्रेशन, जैसे प्रोवाइडेड डीएनए का इंटीग्रेशन हो गया तो अब लेटेंट इन्फेक्शन रहता है और एक प्रोडक्टिव इन्फेक्शन, दो टाइप के इन्फेक्शन रहते हैं। ड्यूरिंग दिस द प्रो वायरस रिमेन साइलेंट फॉर मंथ्स और ईयर्स। तो लेटेंट इन्फेक्शन में बहुत साइलेंट रहता है मंथ्स और ईयर तक, मतलब कुछ भी ऐसा हमको इन्फेक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। प्रोडक्टिव इन्फेक्शन में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो ट्रांसक्राइब हो जाता है लीडिंग टू दी वायरल रिप्लिकेशन और बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोडक्शन, अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ इन्फेक्शियस वायरस। फिर क्या होता है, द कंप्लीट वायरस पार्टिकल फॉर्म्ड बर्ड्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, और पूरा के पूरा सेल बन जाता है और फिर वो इसी तरीके से ब्लड में रिलीज होने लगता है। और बहुत सारे रेप्लिकेशन होने के बाद और फिर एक समय ऐसा आता है कि इतने ज़्यादा वायरस हो जाता है कि हमारा जो टी सेल्स है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और दैट लीड्स टू दी डेथ ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल सी लाइफ साइकिल थी एचआईवी की। नाउ वी कम टू दी पैथोलॉजी। इस पैथोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब CD4+ टी सेल्स इन द ब्लड एंड म्यूकोसा। तो CD4+ टी सेल्स में वायरस आया, डेंड्राइटिक सेल्स में आया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब ये जो था, अब इसके बाद हमारी पूरी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद इन्फेक्शन वाला हम डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, स्प्रेड टू द लिम्फोइड टिश्यू विद इन्फेक्शन। अब लिम्फ नोड्स में चला जाएगा और वहाँ पे जाके लिम्फ नोड्स में क्या है, हमारी लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में लिम्फ नोड ही है। ठीक है, तो वहाँ जाके भी ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड करेगा और फिर वायरीमिया कॉज होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन होने लगेगा इनका। एक्यूट एचआईवी सिंड्रोम, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में फैलने लगेंगे तो वायरीमिया कॉज हो जाता है। इसके बाद क्या है, एंटी एचआईवी। अब क्या होता है, हमारा जो होस्ट, हमारे जो बॉडी रहती है वो थोड़े लड़ने की कोशिश करती है। अगर इतने सारे वायरस एकदम से हो जाते हैं तो बॉडी थोड़ी सी डिफेंड करती है उसको। ठीक है, तो फिर एंटी एचआईवी एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये वाली एंटीबॉडी फिर हम उसमें देख लेते हैं जब हम टेस्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर एलिसा वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पे कुछ एंटीबॉडी हमको देखने को मिल जाती हैं। फिर क्या हुआ, एचआईवी स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये सब बनने लगते हैं। इसके बाद क्या हुआ, पार्शियल कंट्रोल ओवर वायरस। अब क्या हुआ, तो हमारी एंटीबॉडी बनने लगी, एंटी एचआईवी एंटीबॉडी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल रहने लगता है। तो ये नॉर्मल रहता है और फिर कुछ सालों तक चलता है। ठीक है, लेटेंट इन्फेक्शन रहेगा और एक लो लेवल इन्फेक्शन रहेगा, तो उससे हमारी बॉडी थोड़ी लड़ने लग जाती है। पर एक समय ऐसा आता है जब सेल्स की जो ग्रोथ है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और जो हमारा टी सेल्स होते हैं उनके नंबर लेस देन 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर हो जाता है हेल्पर टी सेल्स का, तो फिर एकदम से बहुत सारे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगते हैं, जिसको हम क्राइसिस फेज बोलते हैं। और एक्सटेंसिव रेप्लिकेशन होता है वायरस का और CD4 टी सेल्स बहुत ज़्यादा लाइसेस होने लगती है उनकी, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होने लगता है और फिर हम इसको क्रोनिक फेज को हम एड्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो कुछ फेजेस थे इसमें। पैथोलॉजी में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन बाद ये लिम्फ नोड में चला गया, लिम्फ नोड में जाके फिर उन्होंने बहुत सारा रेप्लिकेशन किया और फिर वायरीमिया कॉज हो गया। वायरीमिया कॉज हुआ तो हमारी बॉडी ने, होस्ट की बॉडी ने कुछ डिफेंड करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एंटी एचआईवी एंटीबॉडी बन गई। तो उससे दो कंडीशंस आ सकती हैं, एक लेटेंट इन्फेक्शन है, लो लेवल इन्फेक्शन से थोड़ी लड़ने लगती है, इसको क्लिनिकल लेटेंसी बोलते हैं। कुछ सालों तक चलता है ये, नेक्स्ट मतलब 10-1 साल तक चलता है। उसके बाद फिर जब एक साल में ऐसा आता है जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने लगती है, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन होने लगता है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमको होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो टी सेल थे वो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन की वजह से क्या होता है, टी सेल्स डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं और फिर बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज होने लगते हैं और इट अल्टीमेटली लीड्स टू दी क्राइसिस फेज दैट इज नोन एज एड्स। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो इंसान है, जो पर्टिकुलर पेशेंट है, दैट इज़ वो जो है वो एड्स से नहीं मरता, वो जो है उसकी डेथ होती है बाकी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से, जिनकी वजह से एड्स, जिसकी वजह से बॉडी बिल्कुल बुरी तरीके से इम्यूनो डिफिशियंट हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द पैथोलॉजी ऑफ एड्स। नाउ वी कम टू द सिम्टम्स ऑफ एड्स। इसमें सिम्टम्स में क्या होगा, आप लिम्फ नोड स्वेलिंग होगी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है फीवर आता है, मोर देन 1 मंथ फीवर आता रहता है और इसके बाद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपको कुछ हो जाते हैं, क्रॉनिक डायरिया रहता है उसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। हेडेक एंड डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, इसके बाद क्योंकि जो है ये है CNS को भी अफेक्ट करता है, हमने भी पढ़ा था। ठीक है, तो स्किन जो है रैशेस, फीवर, नाइट स्वेट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और नेल्स में थिकनिंग एंड कर्विंग हो जाती है। वेट लॉस एंड फटीग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में निमोनिया, सोर थ्रोट, TB ये सब होने लगता है और फिर क्या है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग होने लगती है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन है तो लिम्फ नोड स्वेल होती ही है। दीस आर द सिम्टम्स।
वुमेन में थोड़ा चेंजेस देख सकते हैं आप, रनी नोज, कंजेशन, हेडेक्स, लो ग्रेड फीवर, मूड चेंजेस होते हैं, फटीग होता है, सोलन लिम्फ नोड्स तो रहेगा, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्किन लीजन और मेंस्ट्रुअल चेंजेस आते हैं और रीस इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि देखो दैट द वजाइनल कैनाल एंड ऑल दीज आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन, पर जो हमारी वहाँ पर सिक्रीशंस होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल कि वो जितने भी ईस्ट इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उन सब से फाइट कर लेते हैं, ठीक है, उन सब से बॉडी को बचा लेते हैं। पर जब हमारा इम्यून सिस्टम इस तरीके से वीक हो गया है तो वहाँ पे ईस्ट इन्फेक्शन और बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो दीज कुछ इन्फेक्शन यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी कम टू द रिस्क फैक्टर्स, लिम्फेडिनोपैथी, वेट लॉस, फीवर, म्यूकोकुटेनियस डिसीज लाइक सोरियासिस, कपोसिस, सार्कोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। कुछ लिखो ना लिखो, रिस्क फैक्टर में आपको ये लिखना है, कपोसिस, सार्कोमा, इसके बाद पल्मोनरी टीबी, ये आपको लिखना है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, अगर नीचे आएगा तो ठीक है वरना आप लिख लीजिए, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ये सब भी आपको लिखना है। तो कपोसिस सार्कोमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सार्कोमा। इसमें क्या होता है कि एक रेयर ट्यूमर टाइप का है जो कि टाइप ऑफ हर्पीस वायरस से होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो एबनॉर्मल पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं इन दी लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्किन में, लिम्फ नोड्स में और ऑर्गन्स में, ठीक है। तो जिनको भी एड्स रहता है, जिनको भी HIV इन्फेक्शन रहता है, वो दीज पीपल आर वेरी मच प्रोन टू कपोसिस सार्कोमा, ठीक है। और उसमें क्या होता है, आपकी जितनी भी म्यूकस लाइनिंग होती है, तो म्यूकस लाइनिंग तो हमारी बहुत सारी है बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले अगर माउथ में अगर हम ऐसे विजुअली देख सकते हैं तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जैसे आपका माउथ है तो यहाँ पे म्यूकस लाइनिंग में पूरी ऐसे ऐसे, मान लीजिए ये आपकी टंग है तो यहाँ पैलेट में और टंग में बहुत सारे पैचेस बनने लग जाते हैं, प्लैक फॉर्मेशन होने लगता है, नोड्यूल्स बन जाते हैं, पैप्यूल्स बन जाते हैं। तो आप इसको एक बार सर्च कीजिएगा तो इस तरीके आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके की डिसीज़ ये हो जाती है, ठीक है। तो ये सब जगह होती है, मेनली म्यूकस लाइनिंग में होती है, ट्रंक में होती है, लंग्स में होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों में, अंडर द स्किन, इन सब जगह पे होती है, लिम्फ नोड्स में भी होती है, ठीक है। तो ये इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मोर सीवियर केस होता है तो इंटेस्टाइन तक भी पहुंच जाती है ये। तो दिस इज द कपोसिस सार्कोमा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सोरियासिस, यानी कि जितनी की स्किन डिसीज़, हमारी सोरियासिस स्किन डिसीज़ होती है वो हो जाती है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, फीवर रहता है ऑलमोस्ट मोर देन 1 मंथ तक फीवर रहता ही है, और इसके वजह से इतना फीवर रहता है तो वेट लॉस हो ही जाता है। लिम्फेडिनोपैथी, आपको बहुत ज़्यादा सोलन लिम्फ नोड्स मिलेंगी। इसके बाद ओरल कैंडिडा, यानी कि जो कैंडिडा फंगस रहती है वो हमारे माउथ में आराम से हो जाती है। ओरल हेरी ल्यूकोप्लाकिया, ये सब हो जाता है। GIT की डिसीज आप देख सकते हो, इजोफेजियल कैंडियासिस, लार्ज एंड स्मॉल बाउल डायरिया, ये आपको याद रखना है। लार्ज एंड स्मॉल बाउल डायरिया बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। हिपेटोबिलियरी डिसीज, यानी कि हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C, ये भी बहुत प्रोन है। इसके बाद रेस्पिरेटरी डिसीज में पल्मोनरी TB, ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि देखो इंडिया में ऐसा बोला गया है, जब मैंने आपको शायद ट्यूबरकुलोसिस पढ़ाया था तब भी बताया होगा कि इंडिया में ऐसा बोला गया है कि ऑलमोस्ट एवरी 6% और 7% इज हैज़ द बैक्टीरियल TB बैक्टीरिया इन देयर लंग्स, ठीक है। यानी कि माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस है वो प्रेजेंट है हमारी लंग में, बहुत सारे सभी में ऑलमोस्ट प्रेजेंट है, पर हमारा क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि क्या है, हम उसको आराम से फाइट करते जाते हैं। एज सुन एज आर इम्यून सिस्टम इज वीकन, तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्विकली फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और फिर हमको ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, ठीक है। तो अब क्योंकि एड्स HIV इन्फेक्शन में हमको पता ही है कि इम्यून सिस्टम कितना ज़्यादा वीक हो गया है, तो हमको ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के रूप में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और न्यूमोनिया वगैरह भी अच्छे से होने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी है। और ऐसा बोला जाता है कि एक लाइन ऐसी बोली जाती है कि ऐसा ज़रूरी, मतलब एड्स वाले को TB होती है, एड्स वाले को TB हो सकती है, पर TB वाले को ज़रूरी नहीं कि एड्स हो, ठीक है। तो ये एक लाइन है, ये बोली जाती है, हमेशा से पढ़ाया जाता है, तो मैंने इसलिए आपको बता दी कि एड्स वाले को TB हो सकती है और ऐसा ज़रूरी नहीं कि TB वाले को भी एड्स हो। समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू द नर्वस सिस्टम, उसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट रहता है, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस, माइलोपैथी और रेटिनोपैथी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। रूमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, रेनल डिसीज, कार्ड डिसीज, मतलब जितना आप लिख सकते हो ना सब लिख देना इसमें, जितने भी याद हों, ठीक है। और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा भी याद रख देना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम इसके डायग्नोसिस पे। तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको पर्सन की डिटेल हिस्ट्री लेनी है और उसका अच्छे से फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। तो डिटेल हिस्ट्री में आपको क्या क्या पूछना है कि इवन यू हैव टू आस्क ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द सेक्स वर्कर, इंट्रावेनस ड्रग सप्लाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेट्रा, ठीक है। द पेशेंट प्रेजेंट विद द कंप्लेंट्स ऑफ लॉन्ग लास्टिंग फीवर, फटीग, वेट लॉस, डायरिया, रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है तो आपको हिस्ट्री में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर एलाइजा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड टेस्ट में हम सीरोलॉजिकल टेस्ट में एलाइजा करवाते हैं, एंजाइमिक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, जो हमने बताया था ना कि एंटीवायरल एंटीबॉडी बन जाती है जब वायरीमिया हो जाता है, तो उसके बाद हमें ये एंटीबॉडी अगेंस्ट द वायरल प्रोटीन हमको हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है कि एलिजा किस तरीके से काम करता है, जब हम 11-12 में तब पढ़ा था, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट में क्या है, मोर स्पेसिफिक फॉर द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर, अब देखो एक बार एलिजा आ जाता है तो आपको वेस्टर्न ब्लॉट भी करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो वेस्टर्न ब्लॉट में क्या है, आप स्पेसिफिक प्रोटीन्स वहाँ पे देखते हो और प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट होता है, ठीक है। नाउ वी कम टू द डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। तो P24 एंटीजन कैप्चर ऐसे ये करवा सकते हैं, RT-PCR करवा सकते हो, DNA PCR करवा सकते हो, ठीक है। कल्चर ऑफ वायरस फ्रॉम द मोनोसाइट एंड CD4 T सेल्स, तो ये सब भी आप करवा सकते हो। इतनी चीज़ें आप आराम से करवा सकते हो। प्रोग्नोसिस ऑफ एड्स एज पुअर, अब इसकी तो प्रोग्नोसिस पुअर ही, अगर एक बार हो ही जाता है तो फिर देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। और भी चीज़ें आप देख सकते हो कि डिक्रीज CD4 सेल है, CD4 सेल काउंट CBC में पता चल सकता है आपको, ठीक है। अगर लेस देन 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर है, और इसके बाद अगर इंक्रीज CD8 सेल्स हैं जो कि सप्रेसर सेल्स होते हैं, तो इससे भी हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो मेन तो आपको एलिजा याद रखना है, या फिर एलाइजा जो भी बोल सकते हो, एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉट, इसके बाद ये P24 एंटीजन ऐसे, और इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी RT-PCR, DNA PCR और CD4+ T सेल का कल्चर, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव RNA भी करवा सकते हो, जिससे हमको HIV-1 और HIV-2 इनके बीच में डिफ्रेंशिएट देखने को मिल जाते हैं। ये वेस्टर्न ब्लॉट इस तरीके से होता है, एलाइजा के टेस्ट तरीके से होता है, देख सकते हो। नाउ वी कम टू दी, इसमें इतना कुछ याद नहीं करना है आपको, बस इतना याद रखना है कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, मैंने आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एड्स में क्या है, आपको पता है कि आप अगर HIV हो गया है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को आप बचा सकते हो। इफेक्टिव आर्ट इज द बेस्ट प्रोटेक्शन, बाय अदर प्रोटेक्टिव मेजर रिमेन इंपॉर्टेंट। अवॉइडेंस ऑफ, मतलब आप उन सब चीज़ों से, उन सब कॉजेज से आप उसको दूर रख सकते हो जिससे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे आ जाते हैं। बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन में हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्डोम आ सकता है, डायफ्राम, ये कॉपर्टी, ये सब जो भी है, ठीक है। और फिर अवॉइडेंस ऑफ एनिमल बोर्न इन्फेक्शन, यानी कि एनिमल से भी, क्योंकि कैट्स जो होती हैं, कैट्स, डॉग, मंकीज, ये बहुत सारे, इनमें बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं, ठीक है। मलेरिया वेक्टर कंट्रोल, इसका डिस्क्लोजर ऑफ HIV स्टेटस, एंड मतलब ये आपको बताना है। ज्वाइनिंग सपोर्ट ग्रुप्स एंड पेशेंट नॉमिनेटेड ट्रीटमेंट सपोर्टर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ को इंसिडेंट डिप्रेशन एंड सब्सटेंस अब्यूज। मतलब ऐसा भी होता है ना कि हम लोगों को बहुत, ये एक टैबू माना गया है, पहले बहुत टैबू माना जाता था इसको, अब तो थोड़ा ठीक हो गया, तो उस वजह से भी पेशेंट की रेगुलर काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये कुछ मिथ्स हैं, हमको सबको पहले पता है कि ये किचिंग, हगिंग, शेयरिंग फूड, इंसेक्ट बाइट्स, टॉयलेट सीट, बाथिंग, स्नीजेस और कप्स और स्वेट से नहीं होता है, ठीक है। और मैंने आपको जो बताए थे उसी वजह से होता है। और वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना पूरा एड्स कंप्लीट कर लिया है। एक बार आपको क्विकली बता देती हूँ। ये रेट्रोवायरस से होता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। इसमें बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सेकेंडरी नियोप्लाज्म और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। इसके बाद ये एपिडेमियोलॉजी तक पढ़ लेना। और 2 बेसिकली HIV-1 और HIV-2, और ये रेट्रोवायरस होता है लेंटिवायरस फैमिली का। इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है, स्फेरिकल होता है, और इसका डायमीटर ये है। इसमें वायरल कोर, न्यूक्लियोकैप्सिड और लिपिड एनवेलप होता है, ठीक है। इसमें अपने पास 2 ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं लिपिड बाइलेयर पर, GP120 और GP41। ये आपका स्ट्रक्चर है, अच्छे से याद रखना है। 3 एंजाइम है, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज। इसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिशन, पैरेंटल ट्रांसमिशन और पेरिनेटल ट्रांसमिशन से हो सकता है। पैथोलॉजी बता चुकी हूँ मैं। पहले वायरस एंटर करेगा, इन्फेक्शन होगा, फिर लिम्फ नोड्स में जाएगा, उसके बाद वायरीमिया कॉज होगा, फिर एंटीवायरल एंटीबॉडी होगी, फिर लेटेंट पीरियड में चला जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा जब एक्सटेंसिव रेप्लिकेशन होने लगेगा, तो CD4+ T सेल्स का बहुत बुरी तरीके से डैमेज होने लगेगा, जिसकी वजह से फिर हमको एड्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी है पैथोजेनेसिस। उसमें इम्यून सिस्टम पर ज़्यादा टारगेट करता है और CNS पे ज़्यादा टारगेट करता है। और
लाइफ साइकिल में हमने देख लिया इन्फेक्शन होगा, इंटीग्रेशन, एक्टिवेशन एंड प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ इन्फेक्शियस वायरस। तो इन्फेक्शन मैंने बता ही दिया है किस तरीके से होता है। सबसे पहले GP120 से CD4 अटैच होता है, उसके बाद फिर कन्फर्मेशन चेंज आते हैं जिसकी वजह से कीमोकाइन रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट हैं वो उनका एक्टिवेशन हो जाता है और उनसे बाइंडिंग हो जाती है, जो कि हमारे CCR5 और CXCR4 हैं। इसके बाद फिर इनसे बाइंडिंग होती है तो GP41 जो रहता है दैट इज़ बीन एक्टिवेटेड और उसमें कन्फर्मेशन चेंज आता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन से फ्यूजन होने लगता है और वायरस का जीनोम अंदर चला जाता है। ये तो इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद फिर इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है और फिर DNA जो रहता है दैट गेट्स इंटीग्रेटेड टू दी वायरल जीनोम और फिर रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर एक टाइम पे इतना होता है कि जो पूरा कंप्लीट वायरस है वो बर्ड आउट हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से फिर बहुत सारे रेप्लिकेशन इस तरीके से होते जाते हैं। तो सिम्टम्स हमने देख लिए हैं। इसके बाद HIV वीमेन में ईस्ट इन्फेक्शन और मेंस्ट्रुअल चेंजेस देखने को और मिलते हैं। इसका रिस्क फैक्टर लिम्फेडेनोपैथी, वेट लॉस, फीवर, म्यूकोक्यूटेनियस डिसीज, सोरियासिस, कापोसी सार्कोमा, ओरल कैंडिडा, ओरल हेरिल्यूकोप्लैकिया। उसके बाद आप सारे कर सकते हो GITs, आप मतलब जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना उन सबसे रिलेटेड आप लिखते हैं इसमें, ठीक है। डायग्नोसिस में हम ELISA कर सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट कर सकते हैं और P4 एंटीजन कैप्चर ऐसे कर सकते हैं, RT-PCR, DNA PCR, CD4+ T सेल और ये सारा, ठीक है। बाकी हमने पढ़ ही लिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत ईजिली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में दूसरा पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।